बिलासपुर गांव में मेला लगा हुआ था। हर साल सितंबर में लगने वाले इस मेले में लोगों की खूब भीड़ रहती थी। आसपास के सभी गांव के लोग बिलासपुर गांव के इस मेले में घूमने आते थे। उसी गांव में निधि नाम की एक 10 साल की लड़की अपने पिता मोहन और माँ सुरेखा के साथ रहती थी। मोहन एक दुकान में काम करता था। उसकी बेटी निधि को मेले में घूमना बड़ा पसंद था। उस रोज जब उसके बाबा मोहन काम पर जाने के लिए निकले तो निधि ने अपने बाबा से कहा, बाबा, आप शाम को मुझे भी मेले में ले जाओगे ना? बिटिया, दुकान पर काम ज्यादा नहीं रहा तो सेठ जी से कहकर जल्दी ही लौट आऊंगा। सुनिए ना, इसका बड़ा मन है, कब से मेला लगने की राह देख रही थी। आप सेठ जी से कहकर जल्दी लौट आइएगा ना। थोड़ी देर के लिए इसे मेले में ले जाएंगे तो खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है सुरेखा, मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर मोहन काम पर चला जाता है। सुरेखा घर के कामकाज में जुट जाती है। शाम के 5 बज जाते हैं। तभी मोहन घर आ जाता है। ये बाबा आ गए। माँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो मेले में जाने में हमें देर हो जाएगी। फिर वो तीनों मेले में चले जाते हैं, जहाँ निधि पहले झूला झूलती है। फिर मोहन उसे जलेबी लेकर देता है, साथ ही उसे एक गुड़िया भी दिलवाता है। बाबा, अब मुझे कंगन भी दिलवा दो ना। पिछले साल आपने कहा था कि अगले साल के मेले में दिलवा दूंगा। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन अब अच्छा रुको। मोहन अपनी जेब टटोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं बचा होता। माफ करना बिटिया, लेकिन पैसे तो सब खत्म हो गए। निधि का चेहरा उतर जाता है। वो उदास मन से अपने माँ बाबा के साथ घर की तरफ लौट आती है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक जगह जाती है जहाँ कुछ चमक रहा होता है। निधि पास जाकर देखती है तो वहाँ 2 कंगन होते हैं। वो खुश हो जाती है और झट से उन्हें उठा लेती है। माँ, ये देखो मुझे क्या मिला, कंगन। चलो अच्छा है, इन्हीं के लिए तेरा मुंह बना हुआ था ना। अब जल्दी से इन्हें रख ले और अब घर चलो, काफी रात हो गई है। अंधेरा होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो सोने के कंगन है। घर आकर सुरेखा रोटी लगाती है और सब्जी के साथ परोसती है। उधर निधि वो कंगन पहन लेती है और उन्हें पहनकर बड़ी खुश होती है। चलो बिटिया, अब जल्दी से आ जाओ और खाना खा लो। वो तीनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन निधि जैसे ही रोटी को हाथ लगाती है तो वो रोटी सोने की बन जाती है। ये देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। मोहन उस रोटी को हाथ में उठाकर देखता है। ये सोने की रोटी कैसे बन गई? सोने की रोटी? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। अब वो जिस भी चीज को हाथ लगाती वो हर चीज सोने की बन जाती। सुरेखा को समझते देर नहीं लगती कि ये सब उन कंगन की वजह से हो रहा है। निधि बेटी, जरा अपने कंगन निकालना और फिर रोटी उठाओ। निधि वो कंगन निकालकर अपनी माँ को देती है और रोटी को छूती है तो अब वो रोटी सोने में नहीं बदलती। मेरा शक सही निकला, ये कंगन जादुई कंगन है। सिर्फ जादुई नहीं सुरेखा, ये जादुई सोने के कंगन हैं। जरा ध्यान से देखो, ये सोने के हैं। शायद इसीलिए इनको पहनते ही हर चीज सोने में बदल जाती है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई जी। लेकिन बेटी निधि, एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी को भी ये मत बताना कि तुम्हारे पास जादुई सोने के कंगन है। आप फिक्र मत करो माँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, ना ही स्कूल में और ना ही आस पड़ोस में। सुरेखा उन कंगनों को अलमारी में छुपा कर रख देती है। मोहन और सुरेखा बड़े ही साधारण लोग थे। वो अब उन कंगनों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज सुरेखा के भैया भाभी, जो कि सौतेले थे, किसी शादी को अटेंड करने दूसरे गांव आए हुए थे। वापस लौटते वक्त रात ज्यादा हो गई, इसलिए वो सुरेखा के घर ही रुक गए। क्या बात है सुरेखा दीदी, लगता है जीजा जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। देखो ना, आपके घर की तो दशा ही बदल गई। हाँ, वो क्या है ना, ये दिन भर मेहनत करते हैं, फिर चाहे बारिश हो, ठंड हो या गर्मी। हाँ, मेरे बाबा बहुत मेहनती हैं। लेकिन निधि की मामी बहुत चालाक थी। उसे ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि एक दुकान में नौकरी करके इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कुछ तो जरूर है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। लगता है कुछ दिन इनके यहाँ रहकर सच का पता लगाना ही होगा। अब वो अपने पति से कहकर जानबूझकर 4-5 दिन उनके यहाँ रुक जाती है और उन पर नजर रखने लगती है। एक रोज, सुनिए जी, बाजार से जाकर 1 किलो पनीर, 2 किलो दूध और तेल लेकर आना। आज पूरी खीर और मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे। कमाल है, पहले इनके यहाँ बड़ी मुश्किल से रोटी सब्जी बनती थी और अब शाही पकवान खाए जा रहे। मेरी ननद जो पुरानी सी साड़ियां पहनती थी, अब नई नई साड़ियां पहनती है। हो ना हो,
जरूर कुछ दाल में काला है। अब वो उन पर नजर रखना शुरू करती है। फिर एक रोज उसके हाथ वो राज लग ही जाता है। अरे सुरेखा, घर में पैसे खत्म हो गए, जरा उन जादुई कंगन का इस्तेमाल तो कर। हाँ हाँ, अभी रुकिए। सुरेखा उन कंगनों को पहनती है और सामने रखे एक छोटे पत्थर के टुकड़े को छूती है, जिससे वो सोने में बदल जाता है। ये लीजिए, अब इसे ले जाकर सुनार को बेच आइए। सुरेखा वापस से उन कंगन को अलमारी में रख देती है, लेकिन प्रिया उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये राज है इनका, ये जादुई सोने का कंगन। प्रिया रात को ही वो कंगन चोरी कर लेती है और अगली सुबह होते ही अपने पति से वापस चलने की जिद करती है। वो दोनों बैग पैक करके तैयार हो जाते हैं। अरे अनुज, प्रिया, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? देखिए ना जीजा जी, दीदी ये प्रिया है कि अभी जाने की रट लगाए बैठी है। क्या बात है प्रिया? वो क्या है ना दीदी, हमें यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब हमें चलना चाहिए। मोनू को भी माँ के घर छोड़कर आई हूँ तो वो भी याद कर रहा है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद जब सुरेखा अलमारी की सफाई करने लगती है तो उसे उसमें कंगन नहीं दिखते। अरे ये क्या, यही तो रखे थे मैंने वो कंगन, फिर कहाँ चले गए? सुनिए सुनिए, जल्दी आइए, वो जादुई कंगन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहा? कंगन नहीं है? तुम हटो, मैं देखता हूँ। मोहन और निधि ने भी वो कंगन तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी वो कहीं नहीं मिले। अब सुरेखा को समझ आया कि क्यों प्रिया घर जल्दी लौटने की बात कह रही थी। अब समझी, वो कंगन हो ना हो प्रिया लेकर गई है। क्या माँ, आप मामी को फोन लगाइए ना और उनसे कहिए ना मुझे मेरे कंगन वापस करें। सुरेखा गुस्से में प्रिया को फोन लगाती है। मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए। कौन से कंगन दीदी? ये आप किन कंगन की बात कर रही हो? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। प्रिया अनजान बनते हुए फोन काट देती है और अब सुरेखा वो कंगन वापस मिलने की उम्मीद खो देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो हमारे दिन बदल गए, अब तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे, उन अंबानी से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा हुआ जो तुमने ये कंगन चुरा लिए थे। प्रिया बहुत खुश थी और इस एक्साइटमेंट में वो कंगन निकालना भूल जाती है और अपने बेटे को छू लेती है, जिससे वो भी सोने में बदल जाता है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मेरा मोनू, तुझे क्या हो गया? वो रोते हुए सुरेखा के घर जाती है। दीदी, ये लो अपने कंगन, लेकिन मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मोनू अब सोने का बन चुका है, गलती से मैंने इन्हें पहनकर उसे भी छू लिया। ये सब हमारे हाथ में नहीं है प्रिया, तुम्हारी लालच की बहुत बड़ी सजा दी है भगवान ने तुम्हें। उस दिन के बाद से सुरेखा, मोहन और निधि खुशी खुशी अपने उन जादुई सोने के कंगन के साथ रहते हैं। अरे शीतल, क्या कर रही है? जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। शीतल मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का कामकाज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाके क्या करेगी? हाँ, वहां भी मेकअप ही करूंगी माँ, मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी, ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा। बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूंगी। तू भी न बेटी, कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। शीतल और उसकी माँ मंदिर चली गई। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे मंजू बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर, उसी बहाने शीतल बेटी के हाथों का चाय भी पी लूंगा। पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर शीतल शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम मुकुंद था और वो किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर शीतल की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह शीतल के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह शीतल के सपने भी टूटने वाले थे। शीतल की सास का नाम बिमला था और वो बहुत खड़ूस थी। बिमला ने शीतल से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें मिलाकर 5। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना?
लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम अच्छी संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी बहू घर आते ही मुझसे जबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके ही शादी फाइनल कर लिया। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। शीतल के ससुर ने पूछा। क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं, ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। शीतल समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब शीतल रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां उसकी ननद पल्लवी आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछूं पल्लवी, ये तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी। आप और हम मॉडर्न हैं, हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताऊं भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ, और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। पल्लवी शीतल के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। पल्लवी बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी, उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन पल्लवी ने शीतल से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर शीतल और पल्लवी शादी में मेकअप करने चली गईं। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को शीतल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह शीतल छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी यह खबर बिमला के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना, करम जली। मुकुंद ने शीतल को एक थप्पड़ मारा। शीतल नीचे गिर पड़ी, उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी बॉडी को छिपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने शीतल की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। पल्लवी घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो बिमला ने कहा, भाग गई है वो, अब से इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले ही दिन अचानक से मुकुंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे बिमला को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। पल्लवी बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना, जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। पल्लवी ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल ठीक से काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन पल्लवी ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी पल्लवी ने देखा अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या, ये जादू कैसे हो रहा है? बाल कटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने शीतल की आत्मा आई। पल्लवी हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसी जमीन के नीचे हूँ पल्लवी। शीतल की आत्मा ने पल्लवी को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। पल्लवी ने पुलिस में खबर की। बिमला, उसके पति और मुकुंद को अरेस्ट किया गया। पल्लवी अकेली उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। शीतल की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई, क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। पल्लवी की अच्छी खासी कमाई होने लगी और शीतल भी खुशी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी।